नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। देहरादून के राजभवन में उत्तराखंड एआई मिशन 2025 लॉन्च राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लॉन्च किया। बताते हैं 21वीं सदी की प्रगति का आधार तकनीक है। राज्यपाल 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। देहरादून के राजभवन में उत्तराखंड एआई मिशन 2025 की पॉलिसी लॉन्च की गई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लॉन्च किया। बताते चले कि राज्यपाल ने पॉलिसी को विधिवत जारी करते हुए कहा कि 21वीं सदी की प्रगति का आधार तकनीक है और आधुनिक एआई तकनीक उत्तराखंड के विकास की रफ्तार को नए आयाम देगी। और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजन 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उन्होंने आगे कहा कि एआई तकनीक सैटेलाइट और रियल टाइम डेटा के जरिए दैनिक जीवन की समस्याओं का तेज और सटीक समाधान दे सकती है। साथ ही राज्यपाल ने उत्कृष्ट शोध और सॉल्यूशन बेस्ड मॉड्यूल प्रस्तुत करने वाले सभी को सम्मानित भी किया। देहरादून के राजभवन में उत्तराखंड एआई मिशन 2025 लॉन्च होगा। देहरादून के राजभवन में उत्तराखंड एआई मिशन 2025 लॉन्च 21वीं सदी की प्रगति का आधार तकनीक है। राज्यपाल ने कहा 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजन 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। आगे कहा कि एआई तकनीक सैटेलाइट और रियल टाइम डेटा के जरिए दैनिक जीवन की समस्याओं का तेज और सटीक समाधान दे सकती है। साथ ही राज्यपाल ने उत्कृष्ट शोध और सॉल्यूशन बेस्ड मॉड्यूल प्रस्तुत करने वाले सभी को सम्मानित किया। तमाम जानकारी के साथ हिमांशु बरमोला हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हिमांशु, एआई मिशन 2025 का क्या मुख्य उद्देश्य है? निश्चित रूप से देखिए सपना, एआई मिशन 2025 को जो है उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। जैसे कि भारत सरकार ने जनवरी में जो है अपना एआई मिशन लॉन्च किया था, तो उसी के तर्ज पर जो तमाम राज्य हैं वो अपना एआई मिशन लॉन्च कर रहे हैं। इसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी एआई मिशन लॉन्च किया गया है ताकि जो गवर्नमेंट वेबसाइटें हैं उन पर एआई चैट रोबोट जो है इंस्टॉल किया जा सके। इसके अलावा जो समाज के छोर पर बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति है उस तक जो योजनाएँ हैं उनका लाभ जो है किस तरीके से उनको पहुँचाया जाए, एआई के माध्यम से पहुँचाया जाए। क्योंकि लगातार उत्तराखंड में जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो अपना डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि डिजिटलीकरण कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है अब इससे और आसानी होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि तकनीकी का उपयोग लगातार किया जा रहा है। और ऐसे में जब तकनीकी का उपयोग सरकार द्वारा किया जा रहा है तो सरकार की यह कोशिश भी है कि जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उन पॉलिसीज़ को समाज के अंतिम छोर तक कैसे पहुँचाया जाए। भले ही प्रचार प्रसार के माध्यम से पहुँचाया जा रहा हो, लेकिन जो है अब एआई तकनीक के माध्यम से भी जो है उत्तराखंड में जो पॉलिसीज़ हैं उनको समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा और इससे आसानी भी सरकार को होगी। ऐसे में राज्यपाल ने इसका विधिवत जो है उद्घाटन कर लिया है। और देखने वाली बात यह भी होगी कि आने वाले समय में इस एआई जो मिशन पॉलिसी है 2025 उसका कितना लाभ जो है अंतिम छोर तक व्यक्ति तक पहुंचता है। क्योंकि राज्यपाल ने खुद ये कहा है कि प्रधानमंत्री के मुख से जो बिंदु निकले थे आने वाले दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो ऐसे में जो तकनीक है उसका भी जो है इसके तहत प्रयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस जो ये पॉलिसीज़ हैं इस पॉलिसीज़ के माध्यम से लगातार यही कोशिश की जा रही है कि सरल तकनीक हो ताकि जटिल तकनीकी ना हो, और इसके साथ ही सैटेलाइट के माध्यम से जो डाटा है वो जोड़ा जाए और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनको समाज के छोर तक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। जी, इस पॉलिसी से सबसे ज़्यादा फायदा किस क्षेत्र को होने वाला है राज्य में? देखिए, इस पॉलिसीज़ की खास तौर पर अगर बात कर ली जाए तो दूरदर्शी दराज रहने वाले जो लोग हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि शहरों में लोग एआई का यूज़ तो करते ही हैं, लेकिन दूर दराज के जो लोग हैं वो अभी एआई को कम जानते हैं। ऐसे में अगर सरकारी वेबसाइटों पर चैटबॉट उन्हें मिलता है तो वो जो भी प्रश्न पूछेंगे, जो भी डाटा उनको चाहिए होगा, तो सरकारी वेबसाइटों पर जो भी डाटा उपलब्ध होगा वो उनको आसानी से मिल सकेगा। लेकिन इसका भी प्रचार प्रसार करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉलिसी जो है अभी लॉन्च की गई है, नई पॉलिसी ये है। तो ऐसे में दूर दराज क्षेत्रों के जो रहने वाले लोग हैं उनको इससे ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। और ऐसे में अगर सरकार इसका प्रचार प्रसार करती है तो आने वाले दिनों में जो है एआई मिशन 2025 जिसको लॉन्च किया गया है उसका लाभ कहीं ना कहीं सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन प्रचार प्रसार करना इसका ज़रूरी है। जी, उत्तराखंड में एआई तकनीक को किस तरह से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा?
देखिए, जहाँ तक लागू की बात है तो ये राज्यपाल द्वारा लॉन्च की जा चुकी है। ऐसे में जितने भी संस्थान उत्तराखंड में, चाहे सरकारी संस्थान हो, गैर सरकारी संस्थान हो, तो सीधे तौर पर ये है कि उसमें जो अपने वेबसाइटें हैं उनमें एआई चैट रोबोट खास तौर पर, यानी कि जो भी कोई उस पर प्रश्न पूछेगा तो उसको सीधे सीधे तौर पर जो है जवाब भी उन्हीं की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो ऐसे में जिस तरीके से लोग एआई का इस्तेमाल करते हैं, उसी तर्ज पर जो है संस्थानों से संबंधित या फिर राज्य की जो योजना है उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उनके उत्तर उनको मिल सकते हैं। और ऐसे में शहरी क्षेत्रों की खासतौर पर बात कर ली जाए तो शहरी क्षेत्रों में लोग इस चीज़ को लेकर जागरूक हैं कि एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में इस चीज़ के लिए जिस तरीके से पहले भी कहा है कि प्रचार प्रसार करना जरूरी है, तो ऐसे में प्रचार प्रसार करने के बाद जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं, ग्रामीण अंचल के लोग हैं, वो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच आगे बढ़ेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में गाइड्स के स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल शिष्टाचार भेंट के कार्यक्रम में राज्यपाल को योजनाओं की जानकारी दी। राज्यपाल ने स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। राजभवन देहरादून में हिंदुस्तान स्काउट्स और गाइड्स के स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से भ्रष्टाचार भेंट की। शिष्टाचार भेंट की प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को संगठन की प्रगति रिपोर्ट और आगामी योजनाओं की जानकारी भी दी, जिसके बाद उन्हें स्कार्फ और स्टिकर पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं राज्यपाल ने सभी सदस्यों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के समय में स्काउट्स और गाइड्स के अनुशासन, सेवा और नैतिक मूल्यों की देश और समाज को अत्यधिक जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्काउट आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने और इसकी सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए संगठन को लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्काउट आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने और इसकी सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए लगातार आंदोलनरत रहना चाहिए और नैतिक मूल्यों और कि देश और समाज को अत्यधिक ज़रूरत है। स्काउट्स और गाइड्स के नैतिक मूल्यों की हमारे देश और समाज को अत्यधिक ज़रूरत है। बताते चलें, आज के समय में स्काउट्स और गाइड्स की और अनुशासन सेवा की अत्यधिक ज़रूरत है। वहीं राज्यपाल ने सभी सदस्यों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। स्काउट्स और गाइड्स के अनुशासन और नैतिक मूल्यों की देश को, समाज को अत्यधिक ज़रूरत है। आगे उन्होंने कहा, आगे बढ़ेंगे खबरों में। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम ने चाय की टपरी में खुद चाय बनाई। सीएम ने चाय बनाकर लोगों को चाय पिलाई। सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, पर्यटकों से भेंट कर उनका हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री धामी नैनीताल दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले और सरोवर नगरी की ठंडी आबो हवा का आनंद लिया। सीएम एटीआई से मलिताल पहुंचे। इस दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। साथ ही सीएम धामी ने इस दौरान पर्यटकों से भी भेंट कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान नैनीताल में पड़ रही ठंड से बचने के लिए सीएम धामी ने न सिर्फ चाय बनाई बल्कि लोगों को चाय भी पिलाई। इस दौरान सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम, वहीं कामों का निरीक्षण किया। इस दौरान मंदिर माला के तहत चल रहे कामों का निरीक्षण किया सीएम धामी ने। इस दौरान कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार हमेशा प्रयास कर रही है। कैंची धाम से लेकर राज्य के अन्य मंदिरों में काम हो रहे हैं, जिसका फायदा सभी टूरिस्ट को मिलेगा। और कहा कि ठंड से बचाव के लिए सभी पालिकाओं और नगर निगम को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे, जहां उनके आने की खबर मिलते ही कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी थी। लहर जैसी बढ़ रही है तो हमने पहले ही सभी अधिकारियों को कहा है, जो हमारे रैन बसेरा हैं उनको ठीक करें, अलाव जलाने की व्यवस्था करें। पालिकाएं, हमारे नगर निगम, नगर पंचायतें, जिला प्रशासन सब मिलकर इस लहर में और जो भी सावधानियां हो सकती हैं वो सावधानियां करें। देवभूमि उत्तराखंड के अंदर
पूरे वर्ष भर देश और दुनिया के श्रद्धालु, भक्तगण, पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं और हमारी सरकार ने केदारखंड और मानसखंड दोनों ही स्थानों पर, जहाँ चार धाम, हेमकुंड साहब और मानसखंड के भी सभी हमारे मंदिर, उनको नवनिर्माण किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए और एक पूरा सर्किट बना के उनके सौंदर्यीकरण का काम भी किया जाए। तो उसी कड़ी में चाहे यहाँ कैंची धाम हो या नैना देवी मंदिर हो या हमारे गोलजू कॉरिडोर बनाने की परियोजना पर काम जिस पर आगे बढ़ रहा है, इसके साथ साथ हमारे अनेक स्थान, चाहे बैजनाथ धाम हो, बागनाथ हो, हाट काली का स्थान हो, कोटगाड़ी मैया का स्थान हो, सभी स्थानों को बढ़ाया जा रहा है। माँ बाराही का स्थान हो, पूर्णागिरी हो, चैती मंदिर हो, इन सभी को और जो हमारे अन्य भी धार्मिक स्थल हैं उन सभी को पूरी तरह से नए स्वरूप में, पुराना जो हमारा पौराणिक है उसको बनाते हुए, यानी कि विरासत और विकास, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए इस पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे, जहां उनके आने की खबर मिलते ही कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा, नशा तेजी से उभर रही बड़ी समस्या है। उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों, डेमोग्राफी और मूल अस्तित्व को किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं करने दिया जाएगा। प्रदेश के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ कर जो लोग बदलाव लाने की कोशिश में लगे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीते 10 सालों में बनाए गए दस्तावेजों की जांच के निर्देश सभी जिलों के अधिकारियों को दिए गए हैं। उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्य, उत्तराखंड की डेमोग्राफी, उत्तराखंड का मूल अस्तित्व किसी भी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। अभी तक यहाँ की डेमोग्राफी को जो नुकसान हुआ है, सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, उसको लेकर हमने पूरी सख्ती के साथ सभी जिलों में सभी प्रशासन के अधिकारियों को कहा है कि पिछले 10 सालों का जो भी यहाँ पर डेमोग्राफी में चेंज आया है, जो गलत तरीके से राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली के कनेक्शन, अन्य जो पात्रता की श्रेणी में ना आने वाले, उनको पात्रता की श्रेणी में लाया गया है, उसकी सघन जांच चलाई जाए, उनकी जांच की जाए और कार्रवाई की जाए। सीएम साहब, नशे पे जो राज्य में, और हमने इसको मिशन के तहत लिया है। ड्रग्स फ्री देवभूमि के मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि नई पीढ़ी को इस नशे की लत में जाने से बचाना है, अपने भविष्य को बचाना है। मैं सभी राज्यवासियों से भी अनुरोध करता हूं कि सभी आगे बढ़ चढ़ करके हमारे भविष्य को, हमारे कर्णधारों को, नौनिहालों को बचाने के लिए जागरूकता का अभियान चलाएं और जहां भी हमारी नई पीढ़ी के लोग इसके प्रति होने वाले जो खतरे हैं, उनका जीवन किस प्रकार से बर्बाद होगा, किस प्रकार से भविष्य बर्बाद होगा, एक बार जो नशे की लत में पड़ जाएगा तो उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए सबको आगे आकर बढ़ चढ़ के इसके प्रति जागरूकता के अभियान में भागीदार बनना है। इसी बीच हमारे संवाददाता दीप्ति बोरा नैनीताल से लाइव हैं। दीप्ति, सीएम धामी के नैनीताल दौरे का क्या मुख्य उद्देश्य है? पुष्कर सिंह धामी जी नैनीताल पहुंचे हैं और उनका एक औचक निरीक्षण था। नैनीताल आना उनका प्रस्तावित कोई कार्यक्रम नहीं था, जिसके बाद उन्होंने नैनीताल चीफ जस्टिस से मुलाकात की है और आज सुबह उन्होंने मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ साथ ही जो देश भर से पर्यटक आए हैं उनसे मुलाकात की है। इसी के साथ ही उन्होंने जो नैनीताल में फड़ व्यवसायी हैं, जो अपना कारोबार करते हैं, उनके फड़ में पहुंचकर चाय खुद बनाई है अपने हाथों से और जितने भी कार्यकर्ता था उनको चाय पिलाई है। इसी के साथ ही जो नैनीताल में मानस खंड का कार्य चल रहा है, मंदिरमाला मिशन का काम चल रहा है, वो काफी धीरे चल रहा है। तो सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द वो कार्य हो, क्योंकि न्यू ईयर नजदीक आने वाला है और देश भर से पर्यटक जो नैनीताल घूमने के लिए आते हैं उन्हें कुछ नया देखने के लिए जरूर मिले। जी मैम।
जी, मंदिर माला के तहत कौन-कौन से काम अभी तक चल रहे हैं और इसका पर्यटन पर क्या असर पड़ेगा? मंदिर माला मिशन के तहत अभी नैना देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण कार्य होना है, बाजारों का सौंदर्यीकरण कार्य होना है और कई सारी जो सड़कें हैं हमारी, जो चौड़ीकरण होनी है, अभी उनका कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। तो आज सभी प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द वो कार्य पूरे हो सके। जी, नशे को रोकने के लिए सीएम धामी ने मतलब क्या कि सरकार ने क्या-क्या मतलब योजनाएं चलाई हैं? हाँ, उनका कहना है कि नशे की रोकथाम को लेकर काफी योजनाएं बनाई गई है और नैनीताल एसएसपी को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई की जाए और जिस तरीके से रात्रि गश्त है और जो भी उन्हें सूचनाएं मिलती हैं उन पर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द नशा मुक्त जो है पूरे शहर को, पूरे देश को किया जाए। बहुत शुक्रिया। इसी बीच लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने दी है नई पहचान। कर्मयोगी सरकार ने किया है वो दमदार काम जो दशकों तक था सिर्फ सपना। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में गन्ना किसानों को किया गया है रिकॉर्ड 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। वर्ष 2007 से 2017 तक हुए भुगतान से यह 1,48,000 करोड़ रुपए है अधिक। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शिता और तकनीक से जुड़ी नई व्यवस्था ने बदली है गन्ना किसानों की तकदीर। वर्ष 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया है गन्ना समर्थन मूल्य। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को होगा 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ। नई चीनी मिलें और बढ़ी क्रशिंग क्षमता ने असल मायनों में गन्ने की फसल को बनाया है ग्रीन गोल्ड। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों में। उधम सिंह नगर जनपद में 4 नए लेबर कोड के खिलाफ विरोध लगातार तेज होता जा रहा है और काशीपुर में मजदूर संगठनों ने केंद्र सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में कागज पर लिखे शीर्षक उठाए और देखते ही देखते उसी कागज को आग के हवाले कर अपनी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि अगले चरण में हल्द्वानी, जो कि जनपद नैनीताल में आता है, वहां एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा जिसमें प्रदेश भर के मजदूर संगठन शामिल होंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये लड़ाई मजदूरों के हक और अस्तित्व की है और वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। कोड रद्द करने की मांग को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया है और इन सारी मतलब बातों में एक बात ये भी है कि जो महिलाओं को रात की पाली में काम का बिल पास कर दिया गया है। हमारा सरकार से कहना है कि जब दिन के उजाले में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो रात की पाली में कैसे काम करेंगी। और हम देख रहे हैं पूरे देश में जो महिला हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, उत्तराखंड में और ज्यादा बढ़ी, तो इसी चीज को लेकर हम आगे 30 नवम्बर को महिला हिंसा के विरोध में एक हल्द्वानी के अंदर बड़ा सेमिनार भी आयोजित कर रहे हैं। मधुगंज के कार्यकर्ता हैं और आज हमने मोदी सरकार द्वारा जो मजदूर विरोधी 4 नए लेबर कोड लागू किए गए हैं उनकी प्रतियों का दहन किया है और हमारी मांग है कि सरकार इन 4 नए लेबर कोड को निरस्त करे। इन 4 लेबर कोड के जरिए देश के जो मजदूर वर्ग है उस पर हमला बोला गया है। महिलाओं से रात की पाली में काम करने वाला कानून पास कर दिया गया है। जो मजदूर हैं उनके हड़ताल करने के अधिकार पर रोक लगा दी गई है। अल्मोड़ा में लगातार बढ़ रहे बंदरों के आतंक को लेकर स्थानीय नागरिकों में गंभीर नाराजगी है। जहां नगर निगम पार्षद भैरव पांडे ने नगर निगम अल्मोड़ा और वन विभाग को चेतावनी दी और कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जन आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बंदरों की बढ़ती संख्या ने लोगों का रोजमर्रा का जीवन प्रभावित कर दिया है, बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो गया है और कहा कि आंदोलन की शुरुआत गांधी पार्क में धरने के साथ की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर इसे आगे मजबूत रूप में बढ़ाया जाएगा। हमारे जो बच्चे को हाँ पूरे बंदरों ने वहां पर
जसपुर में एक अनोखा मामला देखने को मिला। बता दें कि रात के अंधेरे में दो युवक लोगों को परेशान कर रहे। दरअसल युवक घर के बाहर लगी डोरबेल बजाकर मौके से भाग जाते। हालांकि युवक एक घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। मुंशियारी तहसील में पिछले साल 1 फरवरी 2025 से नियमित एसडीएम की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसके कारण लगभग 93 ग्राम पंचायतें प्रभावित हो रही हैं। बताते चलें कि यह पूरा क्षेत्र दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं चीन और नेपाल से जुड़ा हुआ है। ऐसे में 10 महीने से न्यायिक कार्यवाही, राजस्व कार्य, प्रमाण पत्रों का निर्गमन, भू अभिलेख, विवाद निस्तारण सहित अन्य जरूरी प्रक्रियाएं बुरी तरह प्रभावित हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बार बार मांग उठाए जाने के बाद भी शासन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे लोगों में रोष बढ़ता ही जा रहा है। जिसमें जो है यहाँ पर विगत 1 वर्षों से 2 वर्षों से यहाँ एसडीएम नहीं है, और एसडीएम नहीं होने से सीमांत तहसील के जो जनमानस है उनको यहाँ से डीडीहाट, कभी धारचूला, कभी बेरीना जो है प्रभारी एसडीएम बनाया जाता है। और दूसरा हमारा जो तहसील है बंगापानी में तहसील है, उसके बाद वहाँ पर तहसीलदार नहीं। तल्ला जोहार में आप तल्ला जोहार का तेजम तहसील है, तेजम तहसील में तहसीलदार नहीं। मैं मूलतः यहाँ एडवोकेट भी हूँ और समाज का काम भी करता हूँ। तो काफ़ी दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं, तो यहाँ पर जो एसडीएम साहब के सिग्नेचर से कागजात बनने चाहिए थे वो बनने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उसको डीडीहाट या कहीं इधर उधर भेज दिया जाता है और वक्त लगता है, क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र है, तिब्बत से जुड़ा हुआ है और यहाँ अनेकों समस्याएं रहती हैं। खटीमा में WWF ने जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें खटीमा रेंज, सुराई रेंज और खिलपुरा रेंज के सभी स्टाफ के बीच विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में बताया गया, जो पूरे उत्तराखंड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ और WWF के सहयोग से बनाया गया है। इस दौरान रेंजर महेश चंद्र जोशी ने बताया कि यहाँ के तीनों रेंज में KKS कॉरिडोर बनाया गया है, जो ग्रामीणों को वन्य जीव संघर्ष की स्थिति आती है उसके रोकथाम के लिए विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में बताया गया। बनाया गया है जिसमें हमारे वन्य प्राणियों का मूवमेंट लगातार बना रहता है। और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा हाथी कॉरिडोर भी पुराना रहा है, तो इस संदर्भ में जो समीपी गांव हैं उन गांवों के लोगों के साथ जो हमारा वन्यजीव संघर्ष की स्थिति आती है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन की जो स्थिति आती है, उसको रोकने और उसको कम करने के लिए VVPF नाम से हम लोगों ने एक ग्रामीण लोगों को जोड़ते हुए विलेज वॉलंटरी प्रोटेक्शन फोर्स नाम से कुछ लोगों को इसमें नॉमिनेट किया है। आज की जो कार्यक्रम थी, हमने विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स जो पूरे उत्तराखंड में हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ और WWF के सहयोग से बनाया गया है। इसमें WWF का जो पार्टिसिपेशन रहता है, हम इन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और वन्यजीव संघर्ष से बचने का जो तरीके होते हैं वो उनको बताते हैं। डिपार्टमेंट के तरफ भी हमारा रोल रहता है कि इनको कुछ अगर मदद की ज़रूरत होती है तो हम WWF की तरफ से वो प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।